तो आज हम देखेंगे CIB का पेपर 4 जो कि है BRBL, उसका मॉड्यूल 1 का यूनिट 3 जो कि है रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग बिजनेस के बारे में। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहला सेगमेंट है RBI रेगुलेटरी पावर्स। चलिए पहला क्वेश्चन है कौन सी सेक्शंस RBI को बैंक्स पर डायरेक्शन इशू करने की पावर देती है। तो ये सेक्शन 21 है और सेक्शन 35A है। सेक्शन 21 रेगुलेशन ऑफ एडवांसेस के बारे में डायरेक्शन देता है और 35A जो है जनरल डायरेक्शन है और दोनों बाइंडिंग्स होते हैं। ये सेक्शन 21 के तहत RBI किन मैटर्स पर डायरेक्शन इशू कर सकता है। तो सेक्शन 21 में लोन से रिलेटेड है, लोन इंटरेस्ट रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एंड यूजर रिस्ट्रिक्शन, क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स और लेंडिंग पॉलिसी के बारे में। सेक्शन 36(1) का ए के तहत RBI की स्पेशल पावर क्या है। तो बैंक को कॉशन और एडवाइस कर सकता है और ये नॉन बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग डायरेक्शन जो है सिर्फ सेक्शन 21 और 35A के तहत इशू किया जाता है। सेक्शन 35A और 35AB अमेंडमेंट 2017 का सिग्निफिकेंस क्या है। RBI को स्ट्रेस एसेट रिजोल्यूशन व IBC प्रोसीडिंग इनिशिएट करने का पावर हो जाता है। ठीक है। RBI डायरेक्शन की नेचर क्या होती है। तो सेक्शन 21 और 35A डायरेक्शन जो है वो बाइंडिंग होता है और 36 का 1 का सब सेक्शन ए एडवाइजरी होता है। RBI की 5 के पावर्स बताइए। तो पहला है लाइसेंसिंग ऑफ बैंक, रेगुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, रेगुलेशन ऑफ एडवांसेस, इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। अब दूसरा सेगमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो हैं रेगुलेटरी पावर्स 3 के जो है मुख्य वाले, उसके एग्जांपल बताइए। तो उस पर आपको बैंक का नेशनलाइजेशन करना है, दूसरा है अमलगमेशन और मर्जर का अप्रूवल देना, और तीसरा है अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ बोर्ड मेंबर। डिफिनेशन है डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, इस सेगमेंट में देखेंगे हम लोग। बैंकिंग की डिफिनेशन क्या है। तो बैंकिंग की डिफिनेशन सेक्शन 5 में दिया हुआ है। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग, और डिपॉजिट जो है विड्रॉयल बाय चेक। ये कॉमन है, JIB में भी काफ़ी बार ये है, तो ऑलमोस्ट सबको याद ही होगा ये। DICGC अमेंडमेंट एक्ट 2021 का इम्पैक्ट। तो मॉरिटोरियम में डिपॉजिटर्स को 5 लाख तक इंश्योरेंस पे आउट 90 डेज के भीतर मिलता है। कोई बैंक जब डिफॉल्ट करती है तो उस केस में उसका पैसा 5 लाख रुपये तक सुरक्षित है। और वो कौन से सेगमेंट में होता है। तो उसमें सेविंग में है तो भी, करंट में है तो भी, RD और FD में है तो भी 5 लाख रुपये तक जो भी RBI के द्वारा अधिकृत बैंक हैं या पंजीकृत बैंक हैं वो अगर डिफॉल्ट करते हैं तो। सेक्शन 26 एनुअल रिटर्न रिक्वायरमेंट। तो हर साल 31 मार्च तक पिछले 10 साल से इनऑपरेटिव डिपॉजिट का रिटर्न RBI को भेजना पड़ता है। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल SCC क्या है और किन कमोडिटी पर लागू होता है। स्पेशल होर्डिंग रोकने हेतु क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन लागू होता है और ये फूड ग्रेन, शुगर, कॉटन, एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स पे लागू होता है। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड DEEF, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सेक्शन 26A के तहत DEEF में कौन से अमाउंट्स जाते हैं। तो इसमें जो है अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स और अनपेड बिल्स, ये सारे जाते हैं। अनक्लेम्ड फॉरेन करेंसी डिपॉजिट 10+ ईयर DEEF में कैसे। तो ये इक्विवेलेंट INR में ट्रांसफ़र होते हैं। DEEF में डिपॉजिटर्स रिक्लेम कैसे कर सकता है। तो इसका सीधा साधा प्रोसेस है, जो डिपॉजिटर्स है या नॉमिनी है वो क्लेम करेगा बैंक को, बैंक वेरीफाई करेगी और फिर पे क्लेम एंड रिम्बर्स फ्रॉम DEEF। DEEF का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अनक्लेम डिपॉजिट का उपयोग डिपॉजिटर अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए करना। लोन एंड एडवांसेस रिस्ट्रिक्शन।
क्या बैंक अपने शेयर्स पर लोन दे सकता है या डायरेक्टर को लोन्स? तो नहीं दे सकता है। सेक्शन 20 जो है वो रोकता है। सेक्शन 20 की 2 प्रोविजन बताइए। तो लोन अगेंस्ट शेयर नॉट अलाउड, लोन टू डायरेक्टर देयर फर्म्स नॉट अलाउड। डायरेक्टर की डेट रिमिशन कब अलाउड है? केवल आरबीआई की प्रेयर अप्रूवल से। अब देखते हैं नॉमिनेशन के बारे में। नॉमिनेशन फैसिलिटी किन सेक्शन में मेंशन है? तो ये डिपॉजिट्स का जो है 45ZA जो डिपॉजिट से संबंधित है, 45ZC कस्टडी से संबंधित है और 45JD लॉकर से संबंधित है। ACE डिपॉजिट, कस्टडी और लॉकर। अब बात करेंगे इंटरेस्ट रेट का। बेस रेट वर्सेस MCLR डिफरेंस क्या है? तो बेस रेट जो है वो यूनिफॉर्म बेंचमार्क और रेपो इम्पैक्ट इसका वीक होता है, और MCLR जो है मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड और टेन्योर लिंक होता है और बेटर रेपो ट्रांसमिशन इसमें हो पाता है। MCLR कैलकुलेशन कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है? तो इसमें होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, नेगेटिव कैरी ऑन CRR, ऑपरेटिंग कॉस्ट और टेन्योर प्रीमियम। नेगेटिव कैरी ऑन CRR कैसे कैलकुलेट होता है? तो ये होता है CRR इंटू कॉस्ट ऑफ फंड्स माइनस जीरो रिटर्न। एक्सटर्नल बेंच मार्क बेस्ड लेंडिंग कब से लागू हुआ? तो ये हुआ है अक्टूबर 2019 से न्यू रिटेल एंड MSME लोन्स के लिए, और अप्रैल 2020 से मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, पूछ दे कि अगर EBLR कब से लागू हुआ है? तो अक्टूबर 19 से, और उसी में मीडियम जो इंटरप्राइजेस है उसके लिए अप्रैल 2020 से। RBI यूनिफॉर्मिटी इन EBLR रिक्वायरमेंट। तो एक ही लोन कैटेगरी में सेम बेंचमार्क यूज करना अनिवार्य है। बेस रेट वर्सेस MCLR ऑब्जेक्टिव। बेस रेट जो है वो ट्रांसपेरेंसी, MCLR जो है रेपो रेट लिंक एंड फास्टर ट्रांसमिशन के लिए होता है। इंटरनेट बैंकिंग। कोऑपरेटिव बैंक इंटरनेट बैंकिंग में व्यू ओनली वर्सेस ट्रांजैक्शन डिफरेंस क्या है? तो व्यू ओनली केवल रिपोर्टिंग टू RBI, कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन नहीं है, वो मिल सकता है व्यू ओनली राइट जो है। अब जबकि ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन राइट के लिए नेटवर्क जो है कम से कम 25 CR से ज़्यादा होना चाहिए, क्रार जो है 9% से ज़्यादा होना चाहिए, और ग्रॉस NPA 7 से कम होना चाहिए। फिर आपको नेट NPA 5% से कम होना चाहिए और 3 साल से लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए। कोऑपरेटिव बैंक इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजेक्शनल फैसिलिटी एलिजिबिलिटी तो सेम है जैसा भी पढ़ा। क्रार मोर देन 9% होना चाहिए, नेटवर्क 25 CR से ज़्यादा होना चाहिए, NPA नॉर्म्स विद इन लिमिट, और CBS इम्प्लीमेंटेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होना चाहिए। RBI इंटरनेट बैंकिंग सिक्योरिटी स्टैंडर्ड में क्या क्या है? तो ये है PKI, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, 2FA, इंक्रिप्शन, IT ऑडिट और रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे उसमें आते हैं। RBI अप्रूवल एंड ब्रीच रिपोर्टिंग रूल्स। तो इसका सही जवाब है ट्रांजेक्शन फैसिलिटी शुरू करने के लिए प्रायर अप्रूवल जरूरी है, सिक्योरिटी ब्रीच को तुरंत ही रिपोर्ट करना होता है। अब जाते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। CDS फीचर issued in DMAT or यूसेंस promissory note form, minimum 1 लाख, टेन्योर मिनिमम 7 डेज से 1 ईयर तक के लिए, और बायबैक आफ्टर 7 डेज, और इसके अगेंस्ट में लोन नहीं मिल सकता है। ठीक है, चलिए और ये CP फीचर क्या है? तो ये है इशूड इन DMAT, मिनिमम 5 लाख, टेन्योर 7 डेज से 1 ईयर, रेटिंग कंपलसरी है इसमें। ठीक है, तो CD जो है वो मिनिमम 1 लाख है और CP जो है वो 5 लाख है। ठीक है,
CD हो गया आपको 1 लाख, टेन्यूर दोनों में सेम है, 1 दिन से 1 साल के लिए, ठीक है। और कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बोलते हैं दोनों को। कमर्शियल पेपर में प्रोहिबिटेड प्रैक्टिस कौन से हैं, तो ऑप्शनली कन्वर्टेबल सीपीज और लोन अगेंस्ट सीपीज, ये दोनों लोन भी नहीं मिलेगा और जो है ऑप्शनली आप कन्वर्टेबल भी नहीं कर सकते। सीपी रेटिंग रिक्वायरमेंट्स, तो 100 करोड़ या उससे ऊपर का है तो या 2 CRARs मैंडेटरी है, मिनिमम एक्सेप्टेबल A3 है। एलिजिबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूर्स SCBS एक्सेप्ट RRB और LFBS, और फिर ऑल इंडिया FIS। CB अर्लीस्ट बायबैक कब हो सकता है, कम से कम 7 दिन के बाद ही हो पाएगा। रिजर्व फंड CRR एंड SLR, सेक्शन 17(1) रिजर्व फंड रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये एनुअल प्रॉफिट का 20% ट्रांसफर, पहले 25% था, 2001 से ये 20% कर दिया गया है और ये सेक्शन 17(1) है। CRR मेंटेनेंस शेड्यूल वर्सेस नॉन शेड्यूल, शेड्यूल बैंक के लिए सेक्शन 42 RBI एक्ट जो है उसके अनुसार, और नॉन शेड्यूल के लिए सेक्शन 18 BR एक्ट खुद के पास रखना पड़ता है। और उसमें जो है शेड्यूल 1 में फॉर्म AB में रिपोर्टिंग है, इसमें फॉर्म 1 में रिपोर्टिंग है। मिनिमम डेली CRR मेंटेनेंस, डेली 90% of required CRR during reporting fortnight। डेली CRR शॉर्टफॉल पर क्या होगा, इवन इफ एवरेज मेंटेन्ड पेनाल्टी लगेगी। CRR पेनल इंटरेस्ट, तो फर्स्ट फोर्टनाइट में 3% है एवं बैंक रेट, अगर कंटिन्यू रहता है तो 5% एवं बैंक रेट लगेगा। SLR रिक्वायरमेंट सेक्शन 24 BR एक्ट, मेंटेनिंग इन कैश गोल्ड और जो है अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन इंडिया। CRR 42 और SLR 24 वो RBI एक्ट और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, यानी एक दूसरे का रिवर्स है। आपको एक याद रखेंगे दूसरा आपको याद हो जाएगा। SLR पेनल इंटरेस्ट, तो इसमें फर्स्ट डिफॉल्ट पे 3% है एवं बैंक रेट, और रिपीट करने पे फिर 5% है। अब आते हैं डिपॉजिट डिफरेंशियल इंटरेस्ट में। SCBS, SFBS एंड RRB डिफरेंशियल इंटरेस्ट कब दे सकते हैं, ये है डिपॉजिट साइज, टेन्योर, विड्रॉवल ऑप्शन पे। RRB केवल डिपॉजिट साइज के अनुसार। टाइम डिपॉजिट इंटरेस्ट में टेन्योर और क्वांटम कंडीशन, तो बल्क डिपॉजिट 2 CR एंड एबव पर अलग रेट्स अलाउड है। कस्टमर प्रोटेक्शन ओम्बड्समैन स्कीम, RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम जो है 2021 का स्कोप, तो ये बैंकिंग, NBFC, डिजिटल ओम्बड्समैन, इस सबको मर्ज करके सिंगल रिड्रेसल सिस्टम के थ्रू किया गया है। ओम्बड्समैन स्कीम एप्लीटी अथॉरिटी कौन होता है, तो RBI डिप्टी गवर्नर। ओम्बड्समैन अवार्ड अपील प्रोसीड्यूर, तो ये जो है रेगुलेटेड एंटिटी 30 दिन में RBI DG को अपील कर सकता है। ओम्बड्समैन स्कीम में नॉन मेंटेनेंस कंप्लायंट एग्जाम्पल, तो ये है सर्व जुडिस केस, एनोमोनस कंप्लेंट और 1 year ओल्ड विदाउट वैलिड रीजन और ऑलरेडी सेटल्ड और डिस्पोज्ड और फ्रिवोलस और मॉडिफाइड, ये सारे नॉन मेंटेनेबल है। ओम्बड्समैन अवार्ड कॉम्पनसेशन लिमिट क्या क्या है, तो ये एक्चुअल लॉस या फिर अमाउंट जो डिस्प्यूट में है वो हो सकता है, या तो फिर कॉन्सिक्वेंशियल लॉस अप टू 20 लाख, या हरासमेंट या एक्सपोजर के लिए भी 1 लाख का होता है।
ओम्बड्समैन स्कीम जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वन नेशन वन ओम्बड्समैन फ्री फेयर सिंप्लीफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है। डीफ का रिक्लेम प्रोसीड्यूर क्या है, तो ये डिपॉजिटर्स जो है अपने बैंक को क्लेम करेगा, वेरिफिकेशन होगा, पे आउट होगा और रिइंबर्समेंट फॉर्म जो है वो डिफ भरा जाएगा। सीपीएस का मिनिमम डिनोमिनेशन क्या है, तो 5 लाख है। और सीडी का 1 लाख है। ठीक है, सर्टिफिकेट डिपॉजिट 1 लाख है और वो 5 लाख है और दोनों का टेन्योर सेम है। मगर इंटरनेट बैंकिंग में पीकेआई का रोल क्या है, तो ये डिजिटल सिग्नेचर एंड ऑथेंटिकेशन फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन है, इसमें हेल्प करता है। आरबीआई सुपरवाइजरी पावर्स ये क्या क्या है, तो इसमें इंस्पेक्शन आ जाता है, ऑडिट आ जाता है, रिमूवल ऑफ मैनेजरियल पर्सन और इम्पोजिंग पेनाल्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट की एमलगमेशन पावर्स ऑन आरबीआई रिकमेंडेशन में ऑर्डर मर्जर और एमलगमेशन ऑफ बैंक। एसएलआर मेंटेनेंस एसेट कौन से हैं, तो ये कैश, गोल्ड, अनइनकम्बर्ड अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी सारे आते हैं इसमें। और जो एसएलआर है वो आप खुद के पास बैंक के पास होता है और सीआरआर जो है वो आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है। और दोनों सीआरआर 42 और एसएलआर 24, सीआरआर आरबीआई एक्ट और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। चलिए अभी देखते हैं 58 नंबर। आरबीआई द्वारा डीफ जो है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफ़र किए गए इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट्स पर हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट क्या थे, तो ये जुलाई 2018 से 10 मई 2021 तक 4% और 11 मई 21 के आगे 3%, जब तक डिपॉजिट क्लेमेंट को भी पेमेंट नहीं हो जाता। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में नॉमिनेशन के कौन से 3 प्रकार के प्रोविजंस हैं, ये डिपॉजिट है सबसे पहला 45 जेड, आर्टिकल सेफ कस्टडी 45 जेड सी और सेफ डिपॉजिट लॉकर जेडी। एससीसी मीजर्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और किन कमोडिटीज पर लागू होते हैं, तो इसका है होर्डिंग वगैरह को रोकने के लिए और ये लागू होता है फूड ग्रेन, शुगर, कॉटन, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा पे। एमसीएलआर सिस्टम के तहत बैंक्स को किन स्पेसिफिक मैच्योरिटी के लिए इंटरनल बेंचमार्क पब्लिश करने होते हैं, तो ये ओवरनाइट भी होता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग ईबीएलआर सिस्टम में बैंक्स किन एक्सटर्नल बेंचमार्क का यूज करता है, तो आरबीआई रेपो रेट है, 3 मंथ 6 मंथ ट्रेजरी बिल है और एनी अदर बेंचमार्क पब्लिश बाय फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी एफ बिल के द्वारा जो पब्लिश होता है। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस में सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए बैंक्स को क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती है, तो ये है कॉम्प्रिहेंसिव आईटी और सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर, पीरियोडिक पेनिट्रेशन टेस्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, सीसो ओवरऑल सिस्टम और सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस मॉनिटरिंग। 64 नंबर। कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए इंटरनेट बैंकिंग व्यू ओनली फैसिलिटी और ट्रांजैक्शन सर्विस में क्या अंतर है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है, तो व्यू ओनली केवल अकाउंट इन्फो देख सकते हैं, कोई ट्रांजैक्शन राइट्स इसमें नहीं होता है। और रिपोर्टिंग में फैसिलिटी शुरू करने के बाद आरबीआई और नाबार्ड जहां एप्लीकेबल हो जानकारी भेजनी पड़ती है कोऑपरेटिव के मामले में। प्राइमरी मार्केट में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किस सेटलमेंट बेसिस पे इशू किए जाते हैं, तो T+1 ट्रेड डेट +1 वर्किंग डेट, यानी आज अगर ट्रेड हुआ है तो प्लस 1 दिन का और समय उसको लगता है सेटल होने का, जो टैट है। आरबीआई रेगुलेशन के अनुसार कमर्शियल पेपर जो सीपीज हैं में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है, बैंक्स कर सकता है, कॉरपोरेट्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनआरआई, एफआईआईएस सब्जेक्ट टू फेमा गाइडलाइंस, बट सीडी में वो एफआईआई नहीं कर सकता। आरबीआई इंटीग्रेटेड मर्चेंट स्कीम 2021 के तहत सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर की भूमिका क्या है, तो ये अपना कंप्लेंट्स ऑनलाइन
फिजिकल सबसे पहले CPPC नागपुर को जाते हैं, CRPC उन्हें रजिस्टर स्कैन एक्नॉलेज करके कंसर्न ओम्बड्समैन ऑफिस को फॉरवर्ड कर देता है। ये कौन करता है? CRPC नागपुर। 68 नंबर, RBI ने डिपॉजिट और लोन पर इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट कर दिए हैं, फिर भी किन कंडीशन में SCBS, SFB और RRB को टर्म डिपॉजिट पर डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट देने की अनुमति है? तो ये है बेसिकली डिपॉजिट क्वांटम और टेन्योर के आधार पे, जबकि सिर्फ RRB में जो है वो टेन्योर बेस्ड डिफरेंशियल अलाउड है, डिपॉजिट क्वांटम बेस्ड डिफरेंशियल परमिटेड नहीं है RRB में। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज में अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट जो रिक्वेस्ट है के लिए RBI की क्या रिक्वायरमेंट्स है? इंटरबैंक पेमेंट गेटवे में कौन सी इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर सकती है? तो अकाउंट ओपनिंग केवल फेस टू फेस वेरिफिकेशन KYC कंप्लायंस के बाद ही अकाउंट खोला जा सकता है। पूरी तरह इंटरनेट बेस्ड जो ओपनिंग है बिना फिजिकल वेरिफिकेशन परमिटेड नहीं है। इंटरबैंक पेमेंट गेटवे केवल बैंक्स अलाउड है और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को पार्टिसिपेशन परमिटेड नहीं है इंटरबैंक पेमेंट गेटवे में। कमर्शियल पेपर जो है कि इश्यूएंस और स्ट्रक्चर में कौन सी दो प्रैक्टिसेस एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड है? तो जो CP है पार्शियली पेड इंस्ट्रूमेंट के रूप में इशू करना प्रोहिबिटेड है। ऑप्शन फीचर्स पुट कॉल को अटैच करना भी परमिटेड नहीं है। RBI इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में कोई रेगुलेटेड एंटिटी ओम्बड्समैन के अवार्ड या रिजेक्शन ऑर्डर के खिलाफ अपील करना चाहती है तो एपीलेट अथॉरिटी कौन है? और फाइलिंग से पहले कौन सी इंटरनल सैंक्शन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है एपीलेट अथॉरिटी, डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट RBI है। और इंटरनल रिक्वायरमेंट जो है अपील करने से पहले रेगुलेटेड एंटिटी को अपने बोर्ड या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की प्रायर सैंक्शन लेनी होती है। सेक्शन 42(1) RBI एक्ट के तहत शेड्यूल बैंक द्वारा मेंटेन की जाने वाली CRR का एवरेज डेली बैलेंस का क्या अर्थ है? CRR लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय कौन से फंड्स एक्सक्लूड किए जाते हैं? तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। एवरेज डेली बैलेंस जो है वो रिपोर्टेड फोर्टनाइट के दौरान डेली बैलेंस का औसत होता है। इसमें एक्सक्लूसिव कौन सा है? तो पेड अप कैपिटल है, रिजर्व जो है और लोन फ्रॉम RBI, नेट इंटरबैंक लाइबिलिटीज और एनी आइटम्स स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय RBI, ये सब एक्सक्लूडेड रहेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों का। CRR मेंटेनेंस में ओवरऑल एवरेज के अलावा शेड्यूल बैंक, स्मॉल SFB और पेमेंट बैंक को रिपोर्टिंग फोर्टनाइट के हर दिन रिक्वायर्ड CRR का मिनिमम कितना प्रतिशत मेंटेन करना अनिवार्य है? तो ये कम से कम 90% है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा था और CIB का फोर्थ पेपर का मॉड्यूल A का यूनिट 3 का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आगे हम यूनिट 4 का भी वीडियो हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अभी नेक्स्ट हम लोग यूनिट 5 का देखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।